नहीं, पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप ही मान रहे हैं, उसमें कहीं से भी संदेह की बात नहीं है। जिस ढंग से, क्योंकि बाद के दिनों में जरूर थोड़ा बहुत मायावती जी ने एक आध रैलियां की हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए हों, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए पार्टी के रूप में, उस ढंग से पार्टी लड़ नहीं रही है। इसके पहले जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि भाजपा जो उन पर दांव लगाए कि उनको जो सीटें मिलने वाली हैं उनके साथ कुछ गठजोड़ करके सरकार बनाने की बात हो, ये संभव हो सकता है। लेकिन पहली बात तो ये, इसके लिए भाजपा को उस लायक बनना पड़ेगा, उतनी सीटें लानी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। क्योंकि देखिए 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पे लड़ी थी, मायावती जी पूरी ताकत पूरे जोर शोर से लड़ी थी चुनाव, लेकिन उसके बावजूद कुल मिलाकर उनको 19 सीटें मिली थी। और 19 सीटों में से आज हमको लगता है कि इक्का दुक्का ही उनके पास कोई विधायक रह गया होगा, वो सब समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं या कुछ इधर उधर गए होंगे, तो इसलिए उनका कोई उस ढंग से नहीं बन रहा है। अब उनका वोट किधर जाएगा, क्या ये बीच में ये भी बात हुई थी कि वो ट्रांसफर करने की बात भी हो रही है कि साहब वो भाजपा को हो जाए, सपा को न जाए, भाजपा को भले ही वोट कर दो, या अगर बसपा जीतती है तो उसको वोट करो। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो देखने वाली बात होगी, 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन यह है कि मतलब बहुत ताकत के साथ, जैसा होता है कि दावेदारी होती है, सत्ता की दावेदारी। अब एक बार हमने 2007 में देखा था, उस समय हालांकि बहुत जोर शोर नहीं था, अंदर खाने ही जो चल रहा था, लेकिन उस समय हमारे जैसे लोग जब कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। हालांकि वो बात सच निकली थी, वो सरकार बनी थी उनकी उस समय। तो लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने इलाकों में हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे हैं या बाकी इलाकों में भी जा रहे हैं, या लोगों से जो हम लोगों का संपर्क हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लोगों से भी जो बातें हो रही है, उसमें कुल मिलाकर के यही बातें आ रही है। अब दूसरी बात जो है, बीच में आप लोगों ने चर्चा की थी कि साहब वो जया प्रदा नहीं दिखाई दे रही हैं और स्मृति ईरानी की बात हो रही है, इसमें हेमा मालिनी भी नहीं दिखाई दे रही। हेमा मालिनी तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं मथुरा से, तो उनको भी कम से कम उत्तर प्रदेश के इलाकों में आना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है बसंती को लेकर के जो उनके डायलॉग हो रहा है। अब हमने सुना, पता नहीं जयप्रकाश उसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि सुना कि इलाहाबाद में उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि हम कहीं जाने वाले नहीं है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन हमको यहाँ लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया इस बात को। तो वो एक चीज हो सकता है। स्मृति ईरानी जो है अमेठी से लेकर के घूम रही थी सारा, लेकिन अब इस बार उनका भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं जाकर के वो लोगों को करे, एक दो रैलियां कहीं की होगी तो की होगी। अब रही बात जो आपने कहा अमेठी के बारे में, तो अमेठी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। वहां एक राजा जो है वो प्रजा के खिलाफ लड़ रहा है, प्रजापति के खिलाफ लड़ रहा है। राजा मतलब संजय सिंह जी। संजय सिंह 1980 में विश्व रिकॉर्ड के साथ चुनाव जीते थे अमेठी से विधानसभा का। विश्व में कोई भी इतने बड़े बहुमत के साथ, मतलब जितना वोट पोल हुआ लगभग सारा उन्हीं को, 90% के आसपास उन्हीं को मिल गया था। अब कैसे मिल गया था वो जानते होंगे और वहां के मतदाता जानते होंगे। लेकिन चुनाव जीत गए थे वो। अब हालत ये हो गई है कि वो बाद में कितनी पार्टियों में रहे, कहां कहां रहे, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, और आज भाजपा में आके उनकी हैसियत ये हो गई है कि विधानसभा का चुनाव होकर के राजा से रंक बन करके घूम रहे हैं, गली गली छान रहे हैं। क्यों छान रहे हैं, क्यों भाजपा ने उनको चुनाव लड़ाया? क्योंकि उनकी जो दो पत्नियां हैं, गरिमा सिंह जी और अमिता सिंह। अमिता सिंह को जानते ही होंगे आप, सैयद मोदी की पत्नी थी। अमिता कुलकर्णी नाम था इनका, बैडमिंटन खिलाड़ी थी। सैयद मोदी की हत्या में संजय सिंह जी भी जेल की हवा खाए थे, उस समय उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। बाद में पता लगा कि वो पूछने पर वो कहती थी कि हमारे राखी बंद भाई हैं और क्या हैं संजय सिंह जी, लेकिन वही अमिता कुलकर्णी संजय सिंह जी के साथ शादी, अमिता मोदी उस समय हो गई थी, तो अमिता मोदी ने संजय सिंह जी से शादी कर ली। अभी भी गरिमा सिंह का दावा है कि कानूनन या वैधिक रूप से उनके साथ उनका तलाक हुआ नहीं है, तो वो वही असली पत्नी है। और भाजपा के, पिछली बार भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया था वहां पर, तो अब वो भी टिकट मांग रही थी। पुरानी रानी और नई रानी दोनों टिकट मांग रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि रानियों की लड़ाई के बीच में राजा को ही उतार दो। तब राजा साहब खुद ही मैदान में आ गए, तो आप इसे समझ सकते हैं। और जो प्रजा की बात मैंने कही, गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में वो जेल में है, उनको सजा भी हुई थी, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है वो। और वहां एक तरह का त्रिकोणीय संघर्ष जैसा हो गया है। राहुल गांधी भी आज वहां गए हैं, तो
लेकिन अमेठी में जितना शोर शराबा किया था स्मृति ईरानी ने, वैसा कुछ अमेठी के लोगों को लगा नहीं। फिर वो कई बार हम पिछले दिनों गए थे, सुल्तानपुर गए थे, अमेठी भी गए थे, उसके अगल बगल के इलाकों में भी घूमे थे। तो लोग कह रहे थे कि लोग पछता रहे हैं कि क्यों हमने राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी थे, नेहरू परिवार था, गांधी परिवार था, तो कम से कम विकास की परियोजनाएं होती थी, लड़ भिड़ करके सोनिया गांधी सत्ता में रहे या न रहे, तो वो लोग करवाते थे, कुछ न कुछ वहां काम विकास के होते थे। अब वो सारा का सारा विकास का कार्य जो है लगभग ठप हो गया है। तो इस बात को लेकर के भी एक वहां पे है भावना है। अब कांग्रेस रेस में कितने लड़ेगी, कितना आगे जाएगी, कितनी नहीं जा पाएगी, एक अलग बात हो सकती है। क्योंकि जो देखिए, जो दिखाई दे रहा है कि बागपत से लेकर के बलिया तक जो लहर चल रही है वो सत्ता विरोधी लहर है, और सत्ता विरोधी लहर का नेतृत्व तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उनका गठबंधन कर रहा है। उस गठबंधन में चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं, ये सारे लोग जो हैं, इनका जो महान दल वाले, ये सारे लोगों का जो गठबंधन है, तो उसको लीड वही कर रहा है। तो इसलिए जो कांग्रेस के साथ भी रहे हुए लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हमको भाजपा को हराना है, या योगी सरकार को या मोदी जी को सबक सिखाना है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे, आज मैं एक टेम्पो पे आ रहा था, सिविल लाइन से आ रहा था दारागंज में, तो टेम्पो वाले से पूछा, भाई मैंने क्या कहा, तो कहा कि साहब इनको हराना बहुत जरूरी है, तो तब जाकर के मोदी जी को कुछ सबक आएगा। योगी तो जाकर के वहां घंटा हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी को सबक तब आएगा। तो मोदी जी के प्रति एक थोड़ा बहुत प्रेम भी था, लेकिन वही कहा कि जब तक भाजपा हारेगी नहीं, तब तक इन लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो वो बता रहे थे कि साहब कोरोना काल से लेकर के अभी तक हम लोग का कारोबार कैसे चौपट हो गया, टेम्पो के कर्जे में लिया था, कर्ज पे डूब रहे हैं, कुछ ये नहीं हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, हमारा भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, हमारा ये, तो ये सारी समस्याएं हैं। ये अगर कल्बिनेट होती हैं, तो जो चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रति भी थोड़ा बहुत वफादार या सहानुभूति रखते हैं, उन लोगों को भी लगता है कि नहीं, अगर भाजपा को हराना है तो सपा के गठबंधन को टिकट वोट देना चाहिए। तो इस तरह का एक बन रहा, ध्रुवीकरण इस तरह का हो रहा है। अब कांग्रेस का वही पे, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह है, हमने भी वही कहा, जयप्रकाश भी वही कह रहे थे कि अनुग्रह नारायण सिंह का खुद का व्यक्तित्व है, खुद कांग्रेस, देखिए दिक्कत क्या है, शहर उत्तरी में एक तरफ अनुग्रह नारायण सिंह है, जिनका व्यक्तित्व है, उनके नाम पे वोट मिला, उनकी पार्टी का कोई आधार नहीं है। दूसरी तरफ हर्ष वाजपेयी है, जिनका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है, जिन्होंने कुछ 5 साल में किया नहीं, लेकिन उनको जो भी वोट मिल रहा है वो भाजपा के नाम पे मिल रहा है, क्योंकि भाजपा का हाल के वर्षों में शहर उत्तरी जो है गढ़ बन गया था। नरेंद्र सिंह गौड़ थे यहाँ पे, वो कई बार विधायक हुए, मंत्री भी थे राज्य सरकार में, तो उन लोगों का एक गढ़ बन गया था। तो उनको पार्टी का वोट मिल रहा है और अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्ति का वोट मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई जाकर के फंसी है। इसलिए आप सोचिए कि मतलब इलाहाबाद में सिद्धार्थनाथ सिंह फंसे हुए हैं, कड़ी चक्कर में फंसे हुए हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके खिलाफ ऋचा सिंह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, काफी लड़ाकू जोरदार महिला है, युवा नेता है वो लड़ रही है। या नंद गोपाल नंदी के बारे में जैसा जयप्रकाश जी भी कह रहे थे, शहर दक्षिणी में, शहर दक्षिणी कभी समाजवादी